हाँ जी, चलें जी। और मैं बता रहा हूँ कि हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है आज। ये जो अभी पढ़ने लगे हैं ना, हमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। मतलब ज़्यादा का मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन हम मेरा जो इरादा है, ठीक है ना, वो 5-6 पेजेज़ पढ़ाने का है। तो इसलिए जो है ना, क्योंकि मैंने फिज़ियो का लेक्चर भी नहीं लिया, तो आप लोगों के लिए मसला नहीं होना चाहिए। और सुबह भी मैंने जो लेक्चर लिया फिज़ियो का, बिल्कुल छोटा लेक्चर लिया है। जल्दी फ़ारिग कर दिया था, कोई 40, 45, 50 मिनट का शायद लेक्चर भी नहीं था। क्योंकि 3 बज के 5 मिनट छत पे आया था, ठीक है ना, 4 बजे लेक्चर खत्म हो गया था, ठीक है, 2 पेजेज़ पढ़ाए थे, वो भी मैंने याद करवा के भेजे हैं। तो इसलिए जो है ना, अभी आराम सुकून से जो 5-6 पेजेज़ पढ़ने हैं, वो आप लोगों ने पढ़ने हैं। जिसको जल्दी है वो जा सकता है, ठीक है? इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलो जी, ज़्यादातर बातें तो जो है आप लोग को ऑलरेडी पता है, ठीक है? सिर्फ ये है कि जो न्यू बातें होंगी मैं आराम से याद करवा दूँगा। सुनते जाएँ जी आप लोग, ठीक है? और जो बात मैं तेज़ी से पढ़ा भी दूँ एफएससी की करके, अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, ये क्या है जी, आपका ट्राइसाइक्लोस्ट्रोल या फिर फैट, ठीक है? तो इसका आप लोगों को स्ट्रक्चर पता है कि इसमें क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, फिर 3 फैटी एसिड्स लगे इसके साथ लगे होते हैं, ठीक है? और ये बॉन्ड कौन-सा होता है, बताएँ? अल्कोहल और एसिड के दरमियान ईस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है, ट्राइसाइक्लोस्ट्रोल, ठीक है? पता चल गया आप लोगों को? ठीक है जी। फिर ये है कि मोस्ट वाइडली स्प्रेड लिपिड यही होता है, मोस्ट कॉमन और वाइड स्प्रेड यही होता है, ठीक है? तो फिर जनाब वाला, और इसके बारे में मज़ीद क्या हमने पढ़ना है? फिर मज़ीद ये है कि ये जो है ना, फैटी एसिड्स जो है ना, ठीक है? रिप्रेजेंट द अल्काइल रेडिकल्स ऑफ फैटी एसिड मे बी द सेम और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जो है ना, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है? कार्बन नंबर 2 रिप्रेजेंट्स एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है ना? ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये क्या है? ये एसिमेट्रिक कार्बन है। क्यों? वजह देखें। बताएँ वजह देखें। देखें, ये एसिमेट्रिक नहीं है 2, ये दोनों। क्यों? इनके साथ एच 2 दफ़ा है, जबकि ये तो एसिमेट्रिक होगा ना, ठीक है? समझ आई बात की कि ये तो एसिमेट्रिक होगा, ठीक है? क्योंकि इसके साथ एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, एक ये डिफरेंट ग्रुप होगा, क्योंकि इसका आर कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है? फिर ये डिफरेंट होगा, तो इसलिए कार्बन नंबर 2 जो है वो क्या है? एसिमेट्रिक है। बात समझ आ गई? एसिमेट्रिक का पता है ना, जिसमें चारों बॉन्ड्स जो जिन ग्रुप्स के साथ लगे हों, वो चारों ग्रुप्स डिफरेंट हों, ठीक है? इसके अंदर तो 2 हाइड्रोजन, इसके अंदर भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 2 जो होगा वो क्या होगा? एसिमेट्रिक होगा, ठीक है? फिर ये है कि आपने इसको डी क्यों लिखा हुआ है? डी ग्लिसरॉल क्यों, एसाइल ग्लिसरॉल क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो कहता है कि ये जो है स्ट्रक्चर, ठीक है? ये वाली, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2 जो है उसपे जो समझ लें कि ये OH है, जिससे हमने OH पढ़ा था ना, डी ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के साथ सिमिलर है। समझ आ गई बात? ये बात आपको पता है ना? ठीक है, कि डी ग्लिसरॉल का जैसे स्ट्रक्चर हो, डी ग्लिसरॉल हमारा रेफरेंस शुगर होता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से उसको कंपेयर करके हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये क्या है? ये डी है या एल है। तो उसके अंदर OH राइट साइड पर होता है, तो इसके अंदर भी क्या है कि जो कि R ग्रुप इस साइड पर है, तो इसलिए जो है ना वो क्या कहता है, इसलिए, ठीक है ना, हम इसको क्या कहते हैं कि ये डी शुगर है, कि ये डी, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? डी है। समझ आ गई बात? Because carbon number 2 of the glycerol part shows configuration of alkyl radical around it that is similar to the configuration of OH group around carbon number 2 of D-glycerol. D-glycerol जैसी इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है? बात समझ आ गई होगी, ठीक है? अच्छा, फिर एक और बात मैं आप लोग को बताता चलूं। ये जो होता है ना, ये इसकी ऐसे नंबरिंग नहीं होती जैसे हम वैसे कर रहे होते हैं ना, कि मसलन या कार्बन नंबर 1 यहाँ से शुरू कर दो या यहाँ से शुरू कर दो, मसलन वैसे हम लोग ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर हम ऐसे नहीं करते, ठीक है? इसके अंदर जो है ना, एक स्टीरियो केमिकल नंबरिंग होती है, ठीक है? मतलब अगर आपने कार्बन नंबर 1 ये है तो 2 फिर ये 3 है, ठीक है? तो मतलब ये है कि इसके अंदर ये नहीं है कि आप 1 इसको कह दो, 2 इसको कह दो, 3 इसको कह दो। हालाँकि ग्रुप ग्रुप उसका सेम ही लगा हुआ हो, लेकिन फिर भी इसकी स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग है, ठीक है ना? तो उसके अंदर ये इवन फिर उसके अंदर ये है कि एंजाइम्स भी उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना? वो कार्बन नंबर 1 पे अगर किसी एंजाइम ने आके अटैक करना है तो उसने 3 पर नहीं करना, उसने 1 पे ही करना है, ठीक है? बात समझ आ गई? ठीक है ना? कि आपकी क्या है, स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग है, जिसके अंदर आप जनाब वाला उस यही 1 है, यही 2 है, यही 3 है। ये नहीं हो सकता कि ये आप कहोगे वो ग्रुप तो सेम लगे हुए हैं तो मैं इसको 1 क्यों ना कह लूँ? ऐसे नहीं होना, ठीक है?
और एंजाइम बिहेव डिफरेंटली और उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं। फिर ये प्रॉपर्टीज तो आप लोगों को पता ही है सारी, क्या है इसके अंदर कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एक से कम होती है, वाटर से कम होती है, वाटर की 1 होती है ना। फिर ये कि इसके अंदर उसका नाम क्या है, अगर ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके फैटी एसिड पर डिपेंड कर रहा होता है। आपको पता है ऑयल, ठीक है ना, कि अगर इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, अगर ये जो फैटी एसिड अटैच हैं, ये वाले फैटी एसिड, अगर ये अनसैचुरेटेड ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, अब ये बातें आपको सारी एफएससी में हैं कि फैट्स हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट आर लिक्विड्स एट रूम टेंपरेचर कॉल्ड ऑयल्स। ऑयल के अंदर क्या सीन होता है, ऑयल के अंदर यही तो होता है कि उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं फैट के अंदर। ठीक है, तो बस उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ऑब्वियसली फिर रूम टेंपरेचर पर वो क्या बना होता है, ऑयल मेल्ट हुआ होता है, तो ऑयल बना होता है। ठीक है, जिसका मेल्टिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ही ज्यादा हो, जैसा कि फैट का होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो सॉलिड होता है। ठीक है, अच्छा जी, प्योर फैट्स का कोई कलर कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती हैं वो बेसिकली उनके अंदर मिक्स फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो उनके अंदर मिक्स हुए होते हैं, तो उनकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉपर्टी आ रही होती है। जैसा कि अगर आप कहोगे कि सर बटर तो येलो होता है, तो उसकी फिर वजह ये नहीं है कि फैट भी प्योर फैट की बात हो रही है कि प्योर फैट के अंदर ये सीन है, तो वो जो बटर के अंदर जो येलो कलर है वो बटर का अपना नहीं है। ठीक है, वो किसका है, वो प्लांट पिगमेंट जैसा कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है, उनकी वजह से है। चलो जी, अब इसकी हाइड्रोलिसिस आप लोगों को पता ही है कि इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो ऑब्वियसली ग्लिसरॉल होती है, तो फैटी एसिड निकल जाएंगे। ठीक है, और ये काम कहाँ पे होगा, अगर आप हीट करोगे फैट को, फैट कौन है, ये है फैट है। ठीक है, विद वाटर एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो जी, ये भी बातें पता चल गई हैं आप लोगों को, इसके अंदर हम लोग देख लेंगे इसके अंदर। अच्छा, फिर ये हाइड्रोलिसिस जो है ना, अब ऑब्वियसली जब हम फैट खाने में खाते हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर इसको कौन कर रहा होता है, एंजाइम लाइपेज, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, पैंक्रियाटिक लाइपेज के अंदर, कि जो कि पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, जैसे हमने नहीं पढ़ा था उसका क्या नाम है, कार्ब के अंदर क्या पढ़ा था, सलाइवरी अमाइलेज, और कौन सा पढ़ा था, पैंक्रियाटिक अमाइलेज पढ़े थे। ठीक है ना, तो इसी तरह से लिपिड को कौन करता है, लिपिड को करता है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पैंक्रियाटिक लाइपेज। पता चल गया अब आप लोगों को कि इसने इसकी क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पैंक्रियाटिक लाइपेज। ठीक है, अच्छा जी, मैं आप इसको देख लूँ, एल टाइप ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट इज मिरर इमेज कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट ट्राइसेल ग्लिसरॉल जो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं ना, वो एल टाइप वाला है, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, ठीक है, यानी कि एल टाइप वाली है ना, ये देखिए ना कि ये जो है इस साइड पर है, तो इसलिए ये एल टाइप वाला है, इसके साथ एल लिख लें बस, और तो कोई डिफरेंट चीज नहीं। ठीक है, बात समझ लग गई। वो चीज तो आपको पता है ना, कार्ब के अंदर हमने बता दिया कि डी और एल का क्या फर्क है। ठीक है, एनेंशियोमर्स मिरर इमेजेस। ठीक है, अगर किसी ने वो कार्ब का लेक्चर नहीं भी सुना और उसको नहीं भी पता कि डी और एल किस बुनियाद पे कह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, आप जरा यहाँ पे आ जाए। ठीक है, कि ये हम लोग क्या पढ़ने लगे हैं। अच्छा जी, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और हम लोग इंशाल्लाह ताला यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक। ठीक है, ये टर्पीन्स तक। ठीक है, और उसके आगे तो वैसे ही नहीं पढ़ना होता, ये नहीं पढ़ने अदर फंक्शन। ठीक है, ये जो सब फंक्शन होंगे ना वो नहीं पढ़ना, अगर किसी को बहुत शौक हो तो वो पढ़ ले, शायद कोई पॉइंट न्यू हो, शायद कोई पॉइंट न्यू हो तो उसको अंडरलाइन कर ले, नहीं तो वो सारी बातें जितनी भी लिखी होती है ना, वो बेसिकली चैप्टर के अंदर हो गई हैं, इसलिए जो है ना उनको पढ़ने उसको पढ़ने का फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है ना, बाकी ये है कि अगर आप अपनी खुशी के तौर पर पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, चाहें तो एक रीड दे सकते हैं वैसे, लेकिन ठीक है जी। चलो जी, अभी फिलहाल हम लोग इसको पढ़ें जरा, अपने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को। तो आप लोगों को फास्फाटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, क्या ख्याल है। चलो जी, अब आ जाओ। सबसे पहले तो इतना मुझे बताओ, फास्फाटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको पता है कि उसके अंदर क्या होता था, वही ग्लिसरॉल होता था, और दो तो फैटी एसिड होते थे, तीसरा फैटी एसिड की जगह पे क्या होता था, बताओ बताओ बताओ, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये है जी आप लोगों का क्या, फास्फाटिडिक एसिड। ठीक है, अच्छा जी, अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या है जनाबे वाला,
इनको आप फास्फोग्लिसराइड्स और ग्लिसरॉल फास्फेटाइड्स भी कहते हो। इसके अंदर क्या क्या होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के अंदर? इनके अंदर ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, आपका फास्फोरिक एसिड, आपका नाइट्रोजनस बेस भी होता है, जैसा कि हम लोग कितनी दफा पढ़ चुके हैं, और कोलिन वगैरह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है किसके अंदर होती हैं? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में होती हैं। ठीक है ना, वो भी आप लोग देख भी लोगे, अभी स्ट्रक्चर आप लोगों ने आगे देखनी है। ठीक है, अभी जरा इधर आ जाओ। ठीक है, कि ये जो फास्फेटिडिक एसिड का क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने देख लिया। ठीक है ना, सेल में बहुत ही थोड़ी सी मिकदार में मौजूद होता है। ठीक है, कि पेरेंट कंपाउंड है ऑफ ऑल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, तो पेरेंट कंपाउंड ये है। ठीक है, फास्फेटिडिक एसिड। अब जरा इधर आ जाओ जरा। ठीक है, लेसिथिन के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है? लेसिथिन के अंदर बिल्कुल वही सारा निजाम होता है जो फास्फेटिडिक एसिड का है, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस लगी है। कौन सी? कोलिन। ठीक है, तो ये क्या बन गया? लेसिथिन बन गया। देखो, फास्फेटिडिक एसिड प्लस कोलिन इज इक्वल टू लेसिथिन। ठीक है, तो ये बन गया जी आपका लेसिथिन। ठीक है जी, समझ आ गई बात? यही वजह थी कि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे थे कि नाइट्रोजनस बेस भी होती है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर पता चल गया ना कि फास्फेटिडिक एसिड है, तो उसके साथ कोलिन लगा हुआ है। ठीक है, अब जनाबे वाला आगे आ जाओ। कोलिन जो है वो क्या है? ट्राई मिथाइल इथेनोल एमाइन। ये है कोलिन का, उसने मतलब पूरा ही नाम ही बोल दिया। ट्राई मिथाइल, ये देखो 3 मिथाइल लगे हुए हैं। ठीक है ना, ट्राई मिथाइल हो गया ना, ये 3 मिथाइल की वजह से। इथानोल, ये देखो Ca2CA2OH, इथानोल। ठीक है ना, इथानोल ये हो गया। फिर उसने क्या कहा? अमाइन। ये Na2 ग्रुप था ना यहाँ पर, तो वहां पर बेसिकली 3 आके मिथाइल लग गए, तो इसलिए इसका टोटल नाम क्या बना बताओ? ट्राई मिथाइल इथानोल अमाइन। ठीक है, ये इसका नाम बना। किसका? कोलिन का। उसका मतलब उसके नाम के हिसाब से ना उसने। और ये क्या है? ऑब्वियस बताओ, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है ना। जब अमोनिया आपका चार चार के साथ अटैच है, इधर से 3, इधर से चौथा, तो 4, तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है, अब आप लोगों का ये जो है आर डैश, ये सेम भी हो ये उसका नाम क्या है? ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक सैचुरेटेड हो, दूसरा अनसैचुरेटेड हो। तो उस बुनियाद पर आपका लेसिथिन में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि नहीं? क्योंकि सारा लेसिथिन है, सारा लेसिथिन है। तो अब ये सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, तो मतलब ये कि इस बुनियाद पर डिफरेंट टाइप्स बन रही होती हैं। किसकी? ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेसिथिन की बन रही होती हैं, कि हो सकता है सैचुरेटेड हो सकता है दोनों अनसैचुरेटेड हो सकता है एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड हो। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लेसिथिन का भी पता चल गया, कोलिन का स्ट्रक्चर भी पता चल गया। अब बड़ी मजेदार सी कहानी है, वो सुनते जाओ। अब आप लोगों के ना क्या मामला है जी? अब ना फास्फोलाइपेजेस होते हैं। अगर फास्फोलाइपेज A1 जो है ना, वो यहाँ पे एक्ट करता है। पहले उसका नाम क्या है? फास्फोलाइपेज ए A1 कहाँ पे एक्ट कर रहा है बताइए? अब आप लोगों ने मुझे बताना है यार, ये बहुत आसान बातें हैं कसम से। ठीक है ना, मुझे बताओ, फास्फोलाइपेज A1 ने पहला फैटी एसिड उतार देना बस। अब जो पहला फैटी एसिड, ठीक है, A2 ने क्या करना है? दूसरा फैटी एसिड उतार देना है। चाहे ये एक्ट करे या ये एक्ट करे, कोई एक जब फैटी एसिड जब इस इधर से उतर जाना है, तो हम इसको कहेंगे लाइजोलेसिथिन। क्या कहेंगे? लाइजोलेसिथिन। जब कोई एक भी उतर जाए, चाहे ये उतर जाए चाहे ये उतर जाए, बस इतनी बात है कि A1 अगर एक्ट करेगा तो पहली पोजीशन से फैटी एसिड उतारेगा, 2 एक्ट करेगा तो दूसरी पोजीशन से एक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई? और इन टर्न बनेगा क्या? लाइजोलेसिथिन। ठीक है, अब एक बी वाला भी होता है। वो कौन सा होता है? ठीक है, वो बी वाला, ठीक है ना, बी वाला क्या करता है? सपोज A2 ने एक्ट किया, और समझ लो ये A2 ने एक्ट किया, तो उसने यहाँ से इसको उतार दिया। ठीक है, इसने इसको उतार दिया, भी लाइजोलेसिथिन बन गया ना, पहला फैटी एसिड उसने उतार दिया। समझो, A2 समझ लो, पहले A2 ने एक्ट किया, उसने दूसरा फैटी एसिड उतार दिया, अब ये क्या बन गया? लाइजोलेसिथिन बन गया। अब एक होता है फास्फोलाइपेज बी, वो लाइजोलेसिथिन पे एक्ट करता है। वो किसके एक्ट करता है? लाइजोलेसिथिन पे, और दूसरा फैटी एसिड उसने उतारना है। अब ये बात पता नहीं कि समझ आई कि नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, चाहे A2 तब एक्ट करेगा जब ये पूरा है, A2 आएगा उतार देगा। A1 कब करेगा? जब ये सारा है, सारे का सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, A1 आके यहाँ से उतार देगा। जब कोई इन दोनों में से कोई एक भी आके एक को उतार देगा, तो अब आप उसको क्या लेसिथिन नहीं बोलोगे, अब आप उसको लाइजोलेसिथिन बोलोगे।
ठीक है। सपोज ये उतर गया या ये उतर गया, अब ये लाइजोलेसिथिन बनेगा। अब लाइजोलेसिथिन पे जो एक्ट करेगा ना, वो फास्फोलाइपेज बी करेगा। सपोज ये उतर गया, सपोज ये उतर गया, ठीक है, A1 ने एक्ट किया और ये उतर गया। अब ये कौन उतारेगा? ये बी वाला आके उतारेगा। फास्फोलाइपेज बी एक्ट करता है किस पे? लाइजोलेसिथिन पे। मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कि दूसरा जब उतारना है तो वो लाइजोलेसिथिन ने आगे उतारना है। ठीक है, ये हमने ये नहीं है कि इसने इसको उतारना है फिर ये उतर गएगा तो फिर ये आके एक्ट करेगा, ये ऐसे नहीं है। ए उसका नाम इसके लिए कि पहला इसने उतारना है, लेकिन ये है कि इन दोनों की दो फॉर्म है, या वो यहाँ से भी उतार सकता है, यहाँ से भी उतार सकता है। ठीक है। अच्छा जी, अब से एक सी भी होता है फास्फोलाइपेज, वो क्या उतारता है? वो ये उतारता है, यहाँ से वो जनाबे वाला क्या करेगा, यहाँ पे जब एक्ट करेगा तो वो पूरे का पूरा ये क्या, ये पीछे क्या बचेगा? ये डाइइथाइल ग्लिसरॉल बचेगा। डाइइथाइल पूरा क्या था? ट्राइसाइल था ना, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल था। जब ये यहाँ पे एक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? वो फास्फोकोलिन पार्ट पूरा, देखे ना पूरे का क्या नाम है? अगर हम इस पूरे पार्ट की बात करें, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, इसको कहेंगे फास्फोकोलिन, और इसको कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम कहेंगे डाइसाइल ग्लिसरॉल। तो वो जो सी एक्ट करेगा वो डाइसाइल ग्लिसरॉल और फास्फोकोलिन बना देगा। अब एक डी भी होता है, फास्फोलिपिड डी, वो क्या करता है? वो जब एक्ट करता है तो वो फास्फाटिडिक एसिड और कोलिन, ये उसने बनाना होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को पता चल गई कि ए कहाँ पे एक्ट करता है, बी कहाँ पे, और ये याद करना है। ठीक है ना, आपका लाजो ये लेसिथिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये फास्फो डी का भी पता चल गया। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आप लोग यहाँ पे आए और मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। लेसिथिन लाजो लेसिथिन पे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, चाहे कार्बन 1 पे हो या 2 पे हो। अच्छा, ये अब बात याद रखनी है, लाइजोलेसिथिन क्या करता है? हीमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट। जो लाइजोलेसिथिन होता है वो क्या करता है? लाइजोलेसिथिन बोल रहा हूँ कि वो क्या करता है? वो हीमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट करता है। ये बात याद रहे। ठीक है, अब यही वो वजह है कि आपका जो है ना, ठीक है, देख रहे हो, लेसिथिन को लाइजोलेसिथिन में कौन कन्वर्ट कर रहा है? फास्फोलाइपेज। फास्फोलाइपेज उसकी दो टाइप्स होती हैं, A1 और A2। A1 आके पहले नंबर से निकालता है, A2 आके दूसरे नंबर से निकालता है। ठीक है, लेकिन वो लेसिथिन पर एक्ट करते हैं। ठीक है, ये बात अब याद रहे। फिर ये है कि और फास्फोलाइपेज पाए जाते हैं। ठीक है, बी क्या करेगा? लाइजोलेसिथिन पे एक्ट करेगा। ठीक है ना, और उससे दूसरा फैटी एसिड रिमूव करेगा। सी किस पे एक्ट करेगा? ठीक, ये मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी। डी एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को बता दी मैंने। ठीक है, फिर ये एंजाइम जो है सिफेलिन पर भी एक्ट करते हैं। ये सिफेलिन में आप लोगों को अभी बताता हूँ कि सिफेलिन क्या होता है। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि ये एंजाइम लेसिथिन पे जैसे एक्ट कर रहे हैं, ऐसे सिफेलिन पे भी एक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ना एक बात दरमियान में, हाँ, ये कि फास्फोलाइपेज इज फाउंड इन स्नेक वेनम्स। अब समझ आई कि स्नेक वेनम के अंदर क्या है? फास्फोलाइपेज ए है। अब ये पॉइंट याद करना है, सिर्फ मेरे नजर में एक ही पॉइंट नहीं है बस। ठीक है, कि स्नेक वेनम के अंदर फास्फोलाइपेज ए होता है जो कि लेसिथिन को लाइजोलेसिथिन में कन्वर्ट करता है, जबकि लाइजोलेसिथिन क्या करता है? वो आरबीसी की हीमोलाइसिस करता है। बस सिर्फ इतनी सी बात। ठीक है, और वो तो हमें पता ही चल गया कि एक ए होता है, एक बी होता है, एक सी होता है, एक डी होता है। वो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग हमें देखो ना, ए ने लेसिथिन को लाइजोलेसिथिन में कन्वर्ट, बी ने लाइजोलेसिथिन को लाइजोलेसिथिन पे ऑब्वियसली ए ने लेसिथिन को लाइजोलेसिथिन में करना है, तो फिर बी ने लाइजोलेसिथिन पे ही एक्ट करना है। ठीक है, बस ये है कि ए की दो टाइप्स हैं, A1 A2। A1 ऑब्वियसली पहला फैटी एसिड उतार है, टू दूसरा फैटी एसिड उतारेगा। अगर वो एक्ट करेगा तो दूसरे को उतारेगा। ठीक है, बी लाइजोलेसिन पे एक्ट करेगा, सी किस पे करेगा? वो इधर एक्ट करेगा। ठीक है ना, और डी वो यहाँ पे एक्ट करेगा, और तो साइड ही कोई नहीं है। ठीक है, चलो जी, ये बातें भी हो गई। तो ये अब आपने ये वेनम वाला पॉइंट, ये मैंने नहीं हाईलाइट किया हुआ। मैं हाईलाइट करूं तो मैं ऐसे हाईलाइट ही नहीं करता जैसे इस भाई साहब ने किया हुआ है ना। इस तरह की हाईलाइटिंग का अल्लाह की कसम कोई फायदा नहीं है। क्यों? इस तरह की हाईलाइटिंग का बस इतना ही फायदा है कि आप देख लेते हो कि अच्छा अच्छा ये चीज भी है। इस तरह की हाईलाइटिंग अगर मैं इस पूरे को हाईलाइट करता, मैं पता कैसे हाईलाइट करता? मैं आप लोगों को हाईलाइट करने का फन बता रहा हूँ। मैं यहां से ये दो लाइनें हाईलाइट कर लेता बस, बाकी को हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? बाकी की मैं डायग्राम जो देख लेता हूँ यार, मैं डायग्राम नहीं मुझे नजर आ रही, तो सिर्फ ये दो लाइनें में अंडरलाइन कर लेता बस, बजाय ये कि, ठीक है ना। अच्छा खैर, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। अब आगे आ जाओ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद करनी है, मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अब इसको जरा सुनो, अगर तो आपके लेसिथिन के पास दोनों, अगर तो आपके ये लेसिथिन है उसके पास ये दोनों फैटी एसिड है ना, अगर ये पाल्मिटिक एसिड हो तो फिर आप इस लेसिथिन को क्या कहोगे? डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन। ठीक है, फिर आपको इसको क्या कहोगे? ठीक है ना, फिर आप इसको कहोगे डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन। ठीक है, जो कि क्या है? अकरिंग सरफेक्टेंट, जो हमने पढ़ा था सरफेक्टेंट की कंपोजिशन के अंदर, याद है किसी को? ठीक है जी, डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन जो कि आपके सरफेक्टेंट में होता है। समझ आ गई बात? ठीक है ना, अब हर बच्चे को वो भी याद हो गया होगा सरफेक्टेंट के अंदर, मैंने वहां भी बताया था कि मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। अब क्लियर हो गया? ठीक है, कि अगर दोनों फैटी एसिड जो हो वो पाल्मिटिक एसिड हो तो डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन। ठीक है, अच्छा फिर अगली बात है, तो आप लोगों को पता ही है ना कि सर्फेक्टेंट ने क्या करना है। ऑब्वियसली सर्फेक्टेंट ने क्या करना होता है, और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स है, टाइप 2 अल्वुलर, ठीक है ना, वो आप लोगों को पता है। टाइप 2 जो सेल होते हैं ना, एपिथेलियल सेल्स अल्वुलाई के, उन्होंने सिक्रेट करना होता है सर्फेक्टेंट। और फिर आप लोगों को बाकी सारी बातें आप लोगों को पता ही है कि सरफेस टेंशन उसने कम करनी होती है, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। तो उसने क्या करना होता है, सर्फेक्टेंट ने सरफेस टेंशन कम करनी होती है। जब वो सरफेस टेंशन को कम करता है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से रिकॉइल फोर्सेस बन रही होती हैं जो कि उसको क्या कर रही होती हैं, उसको कोलैप्स कर रही होती हैं। तो जब ये सरफेस टेंशन को कम करता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपका लंग एक्सपेंशन के अंदर फैसिलिटेशन होती है, ऑब्वियसली। ठीक है, चलो 2 मिनट चुप भी कर जाओ। ये बात फिजियो वालों को तो बहुत अच्छी पता है कि सरफेक्टेंट या सरफेस टेंशन क्या क्या, उसका क्या निजाम है। बाकी लोग सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर कहानी सुन लें। आपकी सरफेस टेंशन एक होती है, ठीक है, और उसके अंदर क्या निजाम होता है कि सरफेस टेंशन की वजह से अल्विलाई होता है ना, उसको वो कोलैप्स, वो इलास्टिक फोर्स, बस इतना समझिए कि सरफेस टेंशन की वजह से अल्विलाई को कोलैप्स किया जाता है, यानी कि बंद किया जाता है, बंद किया जाता है। ठीक है, तो सरफेक्टेंट क्या करता है, ये आके उस सरफेस टेंशन को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, सरफेस टेंशन को कम कर रहा है ताकि अल्विलाई को बंद ना करे, कोलैप्स ना करे। ठीक है, जिससे ये है कि ऑब्वियसली जब वो बंद करने वाली फोर्सेस कम हो जाएंगी सरफेस टेंशन कम होने की वजह से, तो क्या होगा, आपके लंग को जब आपने एक्सपेंड करना होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, तो उसमें आसानी होगी। उसमें क्या होगी, उसमें आसानी होगी, क्योंकि उसको बंद करने वाली जो फोर्सेस हैं वो कम है। किसकी वजह से कम हुई है? सरफेक्टेंट की वजह से, क्योंकि सरफेक्टेंट ने सरफेस टेंशन को क्या किया है, कम किया है। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे पूरी नहीं समझ आनी है, आपका फिजिक्स का पूरा रेस्पो का पहला चैप्टर है, वहां पे पूरी समझ आएंगी। यहाँ पे बस इतनी बात कि उसने सरफेस टेंशन को कम किया है, सरफेस टेंशन के कम होने की वजह से लंग को एक्सपेंड करना आसान है। ठीक है, क्योंकि उसको दबाने वाली फोर्सेस कम हो गई, सरफेस टेंशन कम हो गई। ठीक है, और वो मेन एजेंट कौन है जो कि सरफेस टेंशन कम कर रहा है, वो सरफेक्टेंट है। और सरफेक्टेंट के अंदर क्या चीज है, डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन। ठीक है, जो उसके सरफेक्टेंट सिर्फ डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन नहीं है, सरफेक्टेंट के अंदर और भी चीजें होती हैं, उसकी पूरी कंपोजिशन है, उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, उसके अंदर और चीजें भी हैं। लेकिन ये है कि उसके अंदर सरफेक्टेंट के अंदर भी जो मेन एजेंट होता है ना, जो कि सरफेक्टेंट कम कर रहा होता है, वो यही होता है, डाई पाल्मेटॉयल लेसिथिन। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये बातें अब आपको क्लियर हो गई कि इसने लंग को एक्सपेंड करने में फैसिलिटेट करना है। ठीक है, सरफेस टेंशन को कम करके। मजीद क्या है जी, मजीद वो ये कहता है कि आप अमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ना, आप, ठीक है ना, आप आपका लंग लंग जो है ना, उसकी कितना एक्सपेंड करने की पोटेंशियलिटी है, ठीक है ना, आफ्टर बर्थ। ठीक है ना, उसको आप कैसे प्रिडिक्ट करते हो? मतलब एक बच्चा पैदा होगा और पैदा हो के वो लंग उसका कितना एक्सपेंड कर पाएगा, उसकी कितनी पोटेंशियलिटी होगी, वो कैसे डिटरमिन किया जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड के एनालिसिस करके। क्या मतलब? एमनियोटिक फ्लूइड का तो अब आपको बायो का वो उसमें एम्ब्रियो अब आप लोगों ने पढ़ ही ली होगी। उसमें अब आप लोग क्या करते हो कि लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कल पढ़ा दूंगा। ठीक है,
कि स्फिंगोमाइलिन लेसिथिन की रेशो चेक की जाती है, ठीक है ना। अगर वो रेशो ज्यादा हो, इसका मतलब है अगर लेसिथिन ज्यादा हो तो फिर उसका मतलब होता है कि ये नॉर्मल है। इसका मतलब ये है कि काम सही है, इसके लंग्स ठीक ठीक काम करेंगे। वजह समझे ना, वजह समझे क्या मतलब है इस बात। लेसिथिन देखो, लेसिथिन इनफ होगा तो वो सर्फेक्टेंट को काम कर लेगा ना, सर्फेक्टेंट को कम कर लेगा और उस बच्चे के लंग्स इजीली एक्सपेंड कर पाएंगे, इजीली अपनी एक्सपेंशन वगैरह कर पाएंगे। अगर उसके अंदर लेसिथिन की कमी हुई और रेशो कम हुई तो फिर इसका मतलब है अभी तक इसके अंदर इनफ सर्फेक्टेंट नहीं बना, फिर इसका मतलब है इसकी सर्फेक्टेंशन बहुत ज्यादा होगी, तो फिर इसका मतलब इसकी सर्फेक्टेंशन जो है वो अलवेओली को पकड़ के कोलैप्स कर देगी। तो फिर इसका मतलब है कि ये बंदा, इस बच्चे के लंग्स सही तरह से एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। वही चीज जो हम लोग रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर पढ़ती है कि इनफ सर्फेक्टेंट नहीं है, इनफ सर्फेक्टेंट अभी तक नहीं है, ठीक है, मतलब उससे रिलेटेड है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि वो चीज हो, लेकिन एक बात की है कि अगर इन, इसका मतलब है कि बस इनफ सर्फेक्टेंट नहीं है, ठीक। अच्छा जी, आगे चलें जी अब हम लोग, ठीक है। अब आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई, अच्छी समझ आ गई, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ और बातें भी देख लें। लेसिथिन जो है वो सारे सॉल्वेंट्स के अंदर क्या फैट सॉल्युबल पहले ही, बल्कि यहाँ से कुछ और बातें थी, ठीक है, यहाँ से शुरू होती हैं। दे देना स्फिंगोमाइलिन इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है ना। कि ये जनाबे वाला ये जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं, ये रैपिड मोबिलाइजेशन नहीं करते ड्यूरिंग स्टारवेशन। ये मोबिलाइजेशन डोंट अंडरगो रैपिड। ये मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? मोबिलाइजेशन का मतलब होता है जैसे आपको, आप स्टारवेशन कंडीशन में जाते हो ना, तो आपके ट्राइसाइक्लिसोल जो होता है ना, टैग, वो जो दूसरे टैग हम पढ़ के आ रहे हैं, वो मोबिलाइज करते हैं। उनके मोबिलाइजेशन से क्या होता है, ठीक है, उनका ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो होता है उसको ब्रेक करके तो उनमें से फिर एनर्जी ली जाती है, ठीक है। मतलब समझ आ रहा है हम फैट को कैसे यूज करते हैं, उनकी मोबिलाइजेशन से, क्योंकि फैट मोबिलाइज करता है आपका, फिर वो एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज होता है। वैसे तो ग्लूकोज होती रहती है, लेकिन ड्यूरिंग स्टारवेशन तो फैट नहीं होना है ना, ठीक है, तो वो फिर वो आपका टैग मोबिलाइज करता है और इस तरह से एनर्जी यूज होती है उसकी। लेकिन ये जो फास्फोलिपिड्स हैं ये नहीं मोबिलाइज करते, ठीक है। ऑब्वियसली आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारे यही तो हैं, ठीक है ना। तो अगर ये मोबिलाइज करने लग जाए तो फिर तो हम लोग गए, ठीक है ना। तो तो ये जो हैपेंस इन न्यूट्रल फैट वही है ट्राइसल्ग्लिसरॉल, ठीक है। ये न्यूट्रल नहीं है, पता है ना, ठीक है। दीज आर नॉट फ्रीली सॉल्युबल, ये नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि वाटर माइसिल्स बनाते हैं, ये माइसिली वाला पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, हाइपर के अंदर पूरा हर चीज इंशाल्लाह एंड तक पता चलेगी, माइसिली क्या होता है, ये वो, ठीक है। लेकिन ये वाटर माइसिली वगैरह ये बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस नहीं बनाते, लेकिन ये है कि माइसिल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये गुड इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली बाइल एसिड के अंदर यही होते हैं, ठीक है। बाइल के अंदर बेसिकली यही फास्फोलिपिड्स वगैरह ही होते हैं जो कि आगे से इमल्सिफिकेशन कर रहे होते हैं। समझ आई? हम लोग कहते हैं ना कि आपका बाइल आता है तो फिर इमल्सिफिकेशन होती है, तो बाइल के अंदर ये होते हैं, ठीक है ना, ये आके इमल्सिफिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का पता है ना कि लिपिड को तोड़ना इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ताकि उन पर फिर एंजाइम एक्ट कर सके। बड़ा लिपिड का अगर ग्लोब्यूल हो उस पर तो एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, फिर यहाँ पे अब आप लोग वो थी बातें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में इन जनरल, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोग लेसिथिन के बारे में पढ़ रहे हो कि फैट सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं सिवाय एसीटोन के। ये वाइट वैक्सी मटेरियल्स होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में मोस्ट अबंडेंट होते हैं। सीरम और बाइल के अंदर भी ये मोस्ट अबंडेंट यही होते हैं, ठीक है। बाइल के अंदर, ठीक है, देख रहे हो, गुड इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर फैट्स वो यही होते हैं, यही लेसिथिन ही होते हैं, ठीक है। चलो जी, सारी बातें पता चल गई आप लोगों को कि सेल मेम्ब्रेन में, यहाँ से याद रखने वाले पॉइंट बस ये दो ही थे कि बाइल के अंदर होते हैं क्योंकि मल्टीप्लाइंग एजेंट्स होते हैं, और दूसरी याद रखने वाली बात ये थी कि मोस्ट अबंडेंट यही होते हैं, और सेल मेम्ब्रेन में भी मोस्ट अबंडेंट यही है, ठीक है। चलो जी, आप जरा आगे आते जाओ। अब सिफेलिन ये है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, सिफेलिन पर भी वो एक्ट करता है, तो ये है सिफेलिन का स्ट्रक्चर। सिर्फ फर्क क्या है, वहां पे आपकी क्या थी, वहां पे क्या थी, बेस कौन सी थी, कोलिन थी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इथेनॉल अमाइन है, वो भी इथेनॉल अमाइन ही थी, लेकिन वो कौन सी वाली इथेनॉल अमाइन थी, बताओ 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 बताओ। वो ट्राई मिथाइल थी, ठीक है। बस इसके अंदर मिथाइल ग्रुप नहीं है, बाकी तो इसमें सब कुछ वही है, ठीक है। वो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड था, ये क्वाटरनरी नहीं है, ये प्राइमरी अमोनियम कंपाउंड है, ठीक है। चलो जी, ये बातें पता चलेगी अब आप लोगों को।
उसके अंदर बेस कोलिन थी, इसके अंदर कौन सी है, इथेनॉल अमाइन। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा भी बेसिस होती हैं, वो कौन सी होती हैं, सीरीन भी हो सकता है आपका, मतलब और कंपाउंड भी यहाँ पे अटैच हो सकता है, सीरीन, ठीक है, मायोइनोसाइटोल और थ्रियोनिन, मतलब ये भी यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। और जो जो अटैच होगा उस हिसाब से बनता जाएगा स्ट्रक्चर। सीरीन अटैच हुआ है, फास्फोडाइल सीरीन कह देंगे। ठीक है, अगर उसका सीरीन पता है ना अमीनो एसिड होता है। फास्फोडाइल इनोसाइटोल, अगर इनोसाइटोल अटैच होगा, फास्फोडाइल थ्रियोनिन अगर थ्रियोनिन अटैच होगी। ठीक है, इन सारों के हमने हार्पर में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला मैं सब कुछ दिखाऊंगा। जब तक इसका नाम क्या, मैंने आप लोगों को ये लिपिड्स और कार्ब, ये मैं ऐसे नहीं जाने देने। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अभी इनको मैंने हार्पर से आप लोगों को, हार्पर से भी मतलब इंशाल्लाह जरूर करवाऊंगा। ठीक है, सिफेलिन को क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ब्रेन के टिश्यूज में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ब्रेन के जो टिश्यूज है ना उनमें, इसीलिए इनको सिफेलिन कहा जाता है। अच्छा जी, फिर मजीद ये है सिफेलिन के बारे में मजीद क्या बताया हुआ है कि ये इनकी जनरल प्रॉपर्टीज जो है ना वो लेसिथिन जैसी ही हैं, और उन्हीं के साथ ये पाए जाते हैं, अकर इन एसोसिएशन विद देम। ठीक है, प्रॉपर्टीज भी उन जैसी हैं, इन एसोसिएशन विद देम पाए वो, लेकिन ये कौन से ज्यादा एसिडिक हैं, और इनका ब्लड की क्लॉटिंग में भी इनका रोल है। ठीक है, अच्छा जी, फिर प्लाज्मेलोजेंस आ गए। इनका अब ये भी उन्हीं को रिजेंबल करते हैं, लेकिन इनके अंदर फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पर, ठीक है, इनके अंदर अब क्या निजाम है कि यहाँ पर क्या चीज अटैच है बताओ, ईथर अटैच है, विनाइल ईथर। विनाइल ईथर यानी कि यहाँ पे विनाइल ईथर अटैच है। ईथर कैसे कहते थे, जब दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन आ जाता, ऐसे ही कहते थे ना, तो ये विनाइल ईथर है। विनाइल कब कहते थे, जब ये विनाइल ग्रुप है ना। ठीक है, तो ये जनाबे वाला क्या है, विनाइल ईथर कंपाउंड यहाँ पे अटैच होता है कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लिसरॉल पे। मतलब ये कि प्लाज्मेलोजेंस के अंदर क्या सीन है कि आपका विनाइल ईथर अटैच है बजाय फैटी एसिड के। ठीक है, फिर जब हाइड्रोलिसिस होती है तो फिर यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से एक अल्डिहाइड ग्रुप निकलता है। जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ से क्या निकलेगा, अल्डिहाइड। अटैच क्या चीज होती है, विनाइल ईथर। लेकिन एक जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो एक अल्डिहाइड कंपाउंड निकलता है। अब यहाँ से देखो, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बना लेगा ना। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एक अल्डिहाइड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई कि एक अल्डिहाइड कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस यहाँ से यील्ड होगा। ठीक है, बात समझ आ गई। फिलहाल तो ये एक ईथर है जो अटैच्ड फॉर्म में। ठीक है, लेकिन हाइड्रोलिसिस के टाइम पे यहाँ से एक अल्डिहाइड रिलीज होगा। ये है प्लाज्मेलोजेंस। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि बेस इथेनोलेमिन होती है मोस्टली, लेकिन ये है कि कोलिन भी हो सकती है, आपका सीरीन भी हो सकता है, आपका इनोसाइटोल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने एक और बात भी की थी। वो उसने पता है क्या कहा कि कोलिन की जगह पर, वैसे उसने क्या अपने तौर पर, मुश्ताक साहब का जो अपना नॉलेज है वो क्या कहता था कि कोलिन इज रिप्लेस्ड बाय आइदर ऑफ इथेनोलेमिन, सीरीन, इनोसाइटोल या थ्रियोनिन। लेकिन उन्होंने नीचे भी ये भी बात कर दी कि सम ऑथर प्रेफर टू रिजर्व द टर्म सेफेलिन टू फास्फोटिडाइल इथेनोलेमिन ओनली। मतलब वो कहते हैं कि बाकी कुछ ऑथर्स हैं जो कि क्या कहते हैं कि सिर्फ इथेनोलेमिन जिसके अंदर है ना वो सेफेलिन है। लेकिन उनका अपना नॉलेज क्या कहता था कि आपका ये, तो इसको इंशाल्लाह ताला मैंने अभी हार्पर से रिकन्फर्म नहीं किया, क्योंकि जो हार्पर ने कहना होगा आपने सिर्फ वो बात याद रखनी होगी। ठीक है ना, मुझे तो बहरहाल यही लग रहा है कि हार्पर के अंदर जो है ना उसने इथेनोलेमिन को सिफेलिन लिखा हुआ था। वैसे मुझे क्योंकि अब वो टाइम हो गया मैंने, लेकिन जैसे जब हम हार्पर खोलेंगे तो हम वहां से देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो है ना, मेरे ख्याल से फिलहाल आप लोग सिर्फ इथेनोलेमिन वाले को सिफेलिन के तौर पर याद करें। ठीक है, मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि अब पेपर में आपने आथर आथर वाली बातें नहीं लिखनी। पेपर में तो आपको एक पैट बात पता होनी चाहिए कि यार